नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। मोदी सरकार के नए मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों में जाकर कामकाज संभाल लिया है और प्रधानमंत्री ने 100 दिनों का जो कार्य एजेंडा दिया है उस पर पहले दिन से ही काम शुरू कर दिया है। जिन मंत्रियों की अपने पुराने विभाग में ही वापसी हुई है उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने के लिए पहले दिन से मोर्चा संभाल लिया, और जिन मंत्रियों को नए विभाग मिले हैं या जो लोग नए मंत्री बने हैं उन्होंने अपने अपने विभाग संभालने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर कामकाज को समझा और आगे के लिए दिशा निर्देश दिए। विदेश मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री ने तो पहले ही दिन कई अहम संदेश भी दे दिए हैं। जहां तक नई सरकार के कार्यभार संभालने की बात है तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने सोमवार को ही प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर अपना कामकाज संभाल लिया था। प्रधानमंत्री ने सोमवार को ही मंत्रिमंडल की पहली बैठक भी की थी जिसमें कई अहम निर्णयों को मंजूरी दी गई। सोमवार देर शाम प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया था, जिसके बाद आज एक एक करके मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया। कुछ बड़े नामों का जिक्र करें तो आपको बता दें कि राजनयिक से नेता बने एस जयशंकर ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए विदेश मंत्री के रूप में पदभार संभाला। जयशंकर बीजेपी के उन वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं जिन्हें पिछली सरकार में संभाले गए मंत्रालयों की ही जिम्मेदारी दी गई है। हम आपको बता दें कि राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और निर्मला सीतारमण सहित कई वरिष्ठ नेताओं को फिर से वही मंत्रालय सौंपा गया है जो पिछली सरकार में उनके पास था। जयशंकर ने पद संभालने के बाद कहा कि भारत चीन के साथ सीमा पर शेष मुद्दों को हल करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। गौरतलब है कि पूर्वी लद्दाख में 4 साल से अधिक समय से जारी सीमा विवाद के कारण दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में काफी तनाव आया है। विदेश मंत्री के रूप में कामकाज संभालने के कुछ ही समय बाद जयशंकर ने पाकिस्तान से होने वाली सीमा पार आतंकवाद का जिक्र भी किया और कहा कि इस चुनौती से निपटने के लिए प्रयास किए जाएंगे। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत प्रथम और वसुधैव कुटुंबकम भारतीय विदेश नीति के 2 दिशा निर्देशक सिद्धांत होंगे। चीन के साथ संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि उस देश की सीमा पर कुछ मुद्दे बने हुए हैं और उन्हें सुलझाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने संवाददाताओं से कहा, चीन को लेकर हमारा ध्यान इस बात पर होगा कि बाकी मुद्दों को कैसे सुलझाया जाए। इस्लामाबाद को लेकर नई सरकार के रुख के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने प्रमुख मुद्दे के रूप में सीमा पार आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन को चिन्हित किया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान के साथ हमारा आतंकवाद का मुद्दा है, सीमा पार आतंकवाद, हम इसका समाधान कैसे ढूंढ सकते हैं, यह एक अच्छे पड़ोसी की नीति नहीं हो सकती। विदेश मंत्री ने सरकार की विदेश नीति की प्राथमिकताओं के बारे में भी संक्षिप्त वार्ता की। उन्होंने कहा, भविष्य की ओर देखते हुए मैं निश्चित रूप से सोचता हूं कि प्रधानमंत्री ने हमें जो 2 सिद्धांत दिए हैं, भारत प्रथम और वसुधैव कुटुंबकम, ये भारतीय विदेश नीति के 2 मार्गदर्शक सिद्धांत होंगे। उन्होंने कहा, हम सभी को पूरा विश्वास है कि यह हमें विश्व बंधु के रूप में स्थापित करेगा। एक ऐसा देश जो बहुत अशांत दुनिया में है, एक बहुत विभाजित दुनिया में है, संघर्षों और तनावों की दुनिया में है, यह वास्तव में हमें एक ऐसे देश के रूप में स्थापित करेगा जिस पर कई लोगों का विश्वास है, जिसकी प्रतिष्ठा और प्रभाव बढ़ेगा, जिसके हितों को आगे बढ़ाया जाएगा। जयशंकर ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने पिछली सरकार में अत्यंत अच्छा काम किया है और मंत्रालय में एक बार फिर काम करना उनके लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा, मेरे लिए यह बहुत सम्मान और सौभाग्य की बात है मुझे कि एक बार फिर विदेश मंत्रालय का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी गई है। पिछले कार्यकाल में इस मंत्रालय ने वास्तव में असाधारण प्रदर्शन किया था। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने भी आज केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार कामकाज संभाल लिया। वह 2019 से यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मंत्रालय में प्रभार संभालने से पहले शाह ने चाणक्यपुरी में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का दौरा किया और देश की सेवा करते हुए जान न्यौछावर करने वाले पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव में गांधीनगर संसदीय क्षेत्र से जीत हासिल की है। शाह सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। गृह मंत्री के रूप में नए कार्यकाल में शाह की तत्कालिक प्राथमिकता 3 नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू कराना होगी। 1 जुलाई से लागू होने वाले ये कानून भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। देश की आपराधिक न्याय प्रणाली के परिदृश्य को नया आकार देने के उद्देश्य से अमित शाह ने पिछले साल ये 3 कानून पेश किए थे, जिनका उद्देश्य पुराने औपनिवेशिक काल के कानूनों को बदलना और उन्हें आधुनिक बनाना है। साल 2019 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू करने सहित प्रमुख नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अमित शाह को उनकी गहरी सूझबूझ के लिए जाना जाता है। उनका कार्यकाल सक्रियता से निर्णय लेने और राष्ट्रीय सुरक्षा तथा न्याय
कायम प्रणाली को मजबूत करने की प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है, जो भारतीय राजनीति में उनके दीर्घकालिक प्रभाव के उदाहरण हैं। अमित शाह ने माओवादी हिंसा को कम करने और रणनीतिक शांति समझौतों के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों में शांति बहाल करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद देश में दूसरे सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति माने जाने वाले अमित शाह को उनकी राजनीतिक सूझबूझ और रणनीतिक कौशल के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाला। बीजेपी की पिछली सरकार में मनसुख मांडविया रसायन और उर्वरक मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद सोमवार को नड्डा को स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी आवंटित किया गया था। उन्होंने आज दोनों मंत्रालयों की जो जिम्मेदारी है वो संभाल ली। नड्डा ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। उसके बाद 2019 में बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद उन्हें सौंपा गया और जनवरी 2020 में अमित शाह के केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्हें पूर्ण रूप से पार्टी अध्यक्ष बना दिया गया था। बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर नड्डा का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो गया था। उन्हें 2024 के लोकसभा चुनाव की देखरेख के लिए 6 महीने का विस्तार दिया गया था। उनका कार्यकाल जून में समाप्त हो रहा है। हम आपको बता दें कि नड्डा ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की छात्र शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। वह 1991 में बीजेपी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने थे। उन्होंने बीजेपी में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर सेवाएं दी। कई राज्यों में पार्टी के चुनाव अभियान का नेतृत्व किया। अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में बीजेपी सरकार में मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। नड्डा वर्ष 2012 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और 2014 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष बनने पर उन्हें बीजेपी संसदीय बोर्ड का सदस्य बनाया गया था। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके शिवराज सिंह चौहान ने भी आज केंद्रीय कृषि मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए मंत्रिमंडल में उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है। 65 वर्षीय शिवराज को मामा और पांव वाले भैया कहकर भी संबोधित किया जाता है। उन्होंने रविवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली थी। यह उनके 3 दशक से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। शासन में उनके व्यापक अनुभव तथा ग्रामीण आबादी के साथ गहरे जुड़ाव के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान की नियुक्ति से कृषि क्षेत्र और कृषक समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने में सरकार के प्रयासों को नई गति मिलने की उम्मीद है। शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं तथा बच्चों से जुड़ी सामाजिक आर्थिक चिंताओं पर गौर किया और अपने दम पर धरती पुत्र की छवि बनाई है। बीजेपी नेतृत्व ने पिछले साल उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाने का फैसला किया था। बीजेपी नेता ने विदिशा लोकसभा सीट पर प्रभावशाली जीत दर्ज की है और मंत्रिमंडल में शामिल होकर दरकिनार किए जाने के दावों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया और कहा कि दूरसंचार क्षेत्र तथा भारतीय डाक विभाग दोनों को वैश्विक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। हम आपको याद दिला दें कि सिंधिया ने लगभग 1.5 दशक पहले संचार राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। सिंधिया ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से कहा, यह वास्तव में मेरे लिए सम्मान की बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे संचार मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा संचार विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जहां एक तरफ दूरसंचार की प्राथमिकता है विश्व में, वहीं डाक विभाग की भी प्राथमिकता विश्व में और सबसे ज्यादा महत्वपूर्णता हमारे देश में। संचार विभाग के ये दोनों अंग देश की जनता को दिल से दिल जोड़ने का कार्य करती हैं और पिछले 10 वर्षों में जो एक क्रांति इस विभाग में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लाई गई है, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि एक मौका मुझे दिया गया है उस क्रांति को आगे ले जाने के लिए। मेरी यही कोशिश रहेगी। हमारा ये विभाग एक सेवा का विभाग है, लोगों को जोड़ने का एक विभाग है और जिस भारतवर्ष की 140 करोड़ जनता है, उनकी सेवा के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये विभाग तत्पर सेवा के पर्व पर सदैव अग्रसर रहने की कोशिश करेगी। आज प्रभार मैंने लिया है और मेरी यही कोशिश रहेगी कि प्रधानमंत्री जी की जो आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, उन पर हमारा विभाग
पूर्ण रूप से खड़े उतर पाए। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री के रूप में कामकाज संभाला। संस्कृति मंत्री के रूप में कामकाज संभालने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उनका मंत्रालय विकसित भारत बनाने की दिशा में योगदान देगा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इंडिया से भारत बनाने के क्रम में हम अपने औपनिवेशिक आवरण को हटाने तथा अपनी गौरवशाली सांस्कृतिक विरासत को पुनः स्थापित करने की दिशा में बड़े कदम उठा रहे हैं। इस अत्यंत सुंदर संस्कृति मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए मैं अपने देश और विश्व में भारतीयता की जीवंतता को सुरक्षित रखने और बढ़ावा देने का अवसर पाकर कृतज्ञ और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। शेखावत ने कहा, हमारे देश की बढ़ती सॉफ्ट पावर, इसकी समृद्ध सांस्कृतिक संरचना और कला, संगीत, नृत्य, वस्त्र आदि के रूप में इसकी असंख्य अभिव्यक्तियों में निहित है। उन्होंने कहा कि आइए इस अमृतकाल में इसे मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करें और विकसित भारत बनाने के लिए संस्कृति को एक मजबूत सूत्र में पिरोएं। उन्होंने बाद में पर्यटन मंत्रालय जाकर पर्यटन मंत्री के रूप में भी प्रभार संभाला। हम आपको बता दें कि पिछली सरकार में वह जल शक्ति मंत्री रहे थे। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री के रूप में कामकाज संभाला। वह आज़ादी के बाद से यह मंत्रालय संभालने वाले 35वें नेता हैं। वैष्णव ने अनुराग ठाकुर की जगह ली है, जिन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली पिछली एनडीए सरकार में करीब 3 साल तक इस मंत्रालय का कामकाज देखा। वैष्णव ने सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू सहित वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में सूचना और प्रसारण मंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया। उनके पास रेलवे और इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जैसे महत्वपूर्ण विभाग भी हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन भी इस मौके पर उपस्थित थे। वैष्णव ने कार्यभार संभालने के बाद संवाददाताओं से कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब से गरीब लोगों की सेवा को अपने जीवन का ध्येय और सरकार का मुख्य उद्देश्य बना लिया है। उन्होंने किसानों, युवाओं के कल्याण और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कदम उठाए हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने एक बार फिर आशीर्वाद देकर देश की सेवा का जो मौका दिया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार गरीबों को समर्पित है। आपने देखा, कल प्रधानमंत्री जी ने अपने पहले ही कार्यभार के पहले ही दिन गरीबों को समर्पित फैसले लिए हैं, किसानों को समर्पित फैसले लिए हैं। नौजवानों के लिए एक बहुत मजबूत नींव खड़ी करनी है और हमारी नारी शक्ति माँ और बहनों के लिए जो एक एम्पावरमेंट की सरकार रही है 10 वर्षों की, उसी भावना के साथ सेवा करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को मेरा हृदय से आभार। सेवा का मौका दिया, आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने का एक मौका दिया। इसके अलावा मनसुख मांडविया ने श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद मांडविया ने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने भूपेंद्र यादव का स्थान लिया है। हालांकि उन्होंने मंत्रालय में चुनौतियों या अपनी कार्ययोजना के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। मांडविया को एनडीए सरकार में दूसरी बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। वह 2021 में कोविड-19 वैश्विक महामारी के चरम पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे। मांडविया के सामने सबसे बड़ी चुनौती श्रम सुधारों को लागू करना है, जिसके तहत 44 श्रम कानूनों को वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध तथा व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर 4 संहिताओं में समेकित करना है। इसके अलावा कर्नाटक से बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर जोशी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार के 100 दिन के एजेंडा को लागू करने तथा खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की रहेगी। हम आपको बता दें कि यह मंत्रालय पहले बीजेपी के वरिष्ठ नेता पीयूष गोयल के पास था। जोशी के कार्यभार संभालने के समय गोयल भी मौजूद थे। जोशी ने कार्यभार संभालने के बाद पत्रकारों से कहा, मैंने आज खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं, जिन्होंने मुझे आम आदमी से जुड़े इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी दी है, जहां हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराते हैं। जहां तक मेरा लिमिटेड नॉलेज है, आगे के लिए, भविष्य के लिए एनर्जी सोर्स यही होगा। तो इसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ भी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया हो रहा है। इंडिया स्टैंड्स 4th ग्लोबली रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 4th विंड, 4th सोलर पावर कैपेसिटी। इसीलिए जो आगे का बहुत बड़ा होप है, ऐसे डिपार्टमेंट माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे जिम्मेदारी दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद अर्पित करता हूं और जो मेरे ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी ने विश्वास रखा है, उसके लिए हम खड़े उतरेंगे और पूरा प्रयास करके हमारा जो
श्रीपाद नायक जी है MOS, और हमारा जो ऑफिसर्स टीम है बहुत ही अनुभवी एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर टीम है। क्योंकि जब कल शाम को मुझे डिपार्टमेंट मिला, मैंने इधर जो अधिकारी है उन लोगों के बारे में मैंने थोड़ा बैकग्राउंड निकाला। वेरी गुड एफिशिएंट ऑफिसर टीम प्राइम मिनिस्टर मेरे साथ दिया है। उन सब लोगों के साथ मिलकर एक टीम वर्क करके जो भारत का एनर्जी सिक्योरिटी है, वो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमारा न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ऑलरेडी बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। आगे इसको और भी ज्यादा करने के लिए हम करेंगे। क्योंकि मैं पहले कोल और माइंस में था, उधर भी कोल में हमने क्लीन कोल टेक्नोलॉजी के लिए, कोल गैसिफिकेशन के लिए, कोल उत्पादन के लिए भी हमने रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब हमने उधर शुरू किया था। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन जो है तो CPSU में नंबर 1 है एज फार एज रिन्यूएबल एनर्जी इज कंसर्न अमंग द CPU। तो इसीलिए एज इट इज रिन्यूएबल एनर्जी में पर्यावरण के लिए मेरा रुचि है, कंसर्न भी है। तो इसीलिए आप सबके सहयोग से, हमारा अधिकारियों के सहयोग से, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम जो कुछ भी आगे के लिए करना है हम जरूर करेंगे। इसके अलावा केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि वह संसद की कार्रवाई के सुचारू संचालन के लिए सभी को साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि संख्या बल के आधार पर संसद में एक दूसरे को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। रिजिजू ने अपने पूर्ववर्ती प्रहलाद जोशी और राज्य मंत्रियों अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन की मौजूदगी में संसदीय कार्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद यह टिप्पणी की। सबसे पहले तो हम अभी लोकतंत्र के मंदिर में हैं। पार्लियामेंट में ही हमारा देश का भविष्य का चर्चा होती है और यहीं से निर्णय करके देश का हम सेवा करते हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर एक सदस्य, सबका मकसद एक है, देश का सेवा। इसलिए पार्लियामेंट चलाने में सबका योगदान चाहिए, यही उम्मीद है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास, ये हम पार्लियामेंट से ही इस स्पिरिट को आगे ले जाना चाहते हैं। देखिए, हर एक मेंबर का बराबर योगदान होना चाहिए हाउस चलाने में। मैं एक बात शुरू में कहना चाहता हूं कि हमारा मालिक देश का जनता है। देश का जनता ने जो फैसला किया है उसको सबको मानना चाहिए। जिसको सरकार चलाने का दायित्व दिया है जनता ने, उनको सरकार चलाना चाहिए। जिनको अपोजिशन में बैठने का दायित्व दिया है, उनको अपोजिशन का दायित्व निभाना चाहिए। सरकार हो या विपक्ष, सबका जिम्मेदारी है। अलग अलग रोल है मगर लक्ष्य एक है। तो हम अगर देश के जनता ने हमको सरकार चलाने का निर्देश दिया है तो हमको सही तरीके से सरकार चलाना चाहिए। और देश के जनता ने जिसको विपक्ष का भूमिका निभाने के लिए निर्देश दिया है, उनको सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाना चाहिए। तो रोल सबका है इसमें, रूलिंग अपोजिशन। हमारा रोल भले ही अलग अलग साइड से हो, लेकिन मकसद एक है, हमारा संसद को, पार्लियामेंट को चलाना और देश का सेवा करना है। तो मैं नहीं मानता हूं कि संख्या बल पर हम एक दूसरे को ऊपर चढ़ने का कोशिश करेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं है। बाहर में लोग मसल पावर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाउस के अंदर में वोकल पावर होना चाहिए। अच्छी तरह से बहस हो, पॉजिटिव बहस हो। ये मोदी जी ने शुरू से कहा है कि पार्लियामेंट चर्चा का सदन है, उसके बाद चर्चा के बाद निर्णय करने का सदन है। इसलिए यहाँ पार्लियामेंट का समय को बहुत ही बहुमूल्य होता है, बर्बाद नहीं करते हुए हम सदन चलें। ऐसा चाहे सरकार चाहे विपक्ष, सबका जिम्मेदारी है। और मैं आज ये पद संभालने के साथ साथ हमारे दोनों साथी के साथ मिल करके
हाउस को सुचारू रूप से अच्छी तरह से चलाने के लिए सारा सदस्यों को, सारा पॉलिटिकल पार्टी के जो पार्लियामेंट्री पार्टीज है, सबको अनुरोध करता हूं, मैं अपील करता हूं और हम मिल करके भारत को महान देश बनाने के लिए, इस संसद का गरिमा को बनाए रखने के लिए सब योगदान करें। मैं बहुत पॉजिटिव नोट से आज पहला दिन यहाँ आया हूँ और हम लोग प्रधानमंत्री जी का सपना और 140 करोड़ लोगों का जो एस्पिरेशन है, आकांक्षाएं हैं, वो पूरा करने के लिए, हमारा भारत का लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र को और उस लोकतंत्र का मंदिर पार्लियामेंट को और मजबूत करने के लिए हम जी जान लगे रहेंगे और काम करेंगे। और सबका साथ सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्र है। सबको समावित करके हम हाउस चलाने का पूरा कोशिश करेंगे और सबका योगदान चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।